नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे मुकेश सहनी की। आपको पता है कि विगत शनिवार को महागठबंधन की एक बैठक तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर हुई। उस बैठक में कांग्रेस, मुकेश सहनी और CPI-ML के प्रतिनिधि मौजूद थे। मुकेश सहनी भी मौजूद थे। वहां सीटों पर चर्चा हुई। हर दल ने अपनी अपनी सीटों की, संभावित सीटों की सूची सौंपी और उस बैठक की समाप्ति के बाद जब मुकेश सहनी बाहर आए, पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुकेश सहनी ने सीटों की खुलासा तो नहीं किया, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो मुकेश सहनी ने कहा, आज हम उसी बात का विश्लेषण करेंगे, आपसे भी समझने का प्रयास करेंगे। आप भी अपना मंतव्य दीजिए, बताइए। मुकेश सहनी ने कहा कि हम सीटों के मामले में कंप्रोमाइज कर सकते हैं। हमारा मांग 60 सीट का है, हम 40 सीट पर आ सकते हैं, 35 पर भी आ सकते हैं, लेकिन डिप्टी CM के मुद्दे पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो आज हम इसी विषय को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कारण है कि मुकेश सहनी कोई कंप्रोमाइज करना नहीं चाहते। तो सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आ रहा है इसमें, आप देखिए, जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें महागठबंधन में सीटों का बंटवारा इतना आसान नहीं है। ये मुकेश सहनी को एहसास हो गया है। तो दो प्रश्न है जिसका जवाब आज हम ढूंढते हैं। एक तो सीट की संख्या के मामले में मुकेश सहनी ने कंप्रोमाइज क्यों किया, पहले बताया करते थे लगातार कि 60 से कम नहीं लड़ेंगे, और दूसरा कि मुख्यमंत्री पर क्यों अड़े हैं, डिप्टी CM पर क्यों अड़े हैं। तो सबसे पहले सीटों की चर्चा करते हैं। देखिए मित्रों, स्थिति ये है, सच्चाई ये है कि दो और नए दल महागठबंधन में जुड़े हैं। एक झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन की पार्टी है। वैसे अनुसूचित जनजाति के लोग, आदिवासी बिहार में बहुत कम संख्या में, लेकिन चूंकि इनका तालमेल झारखंड में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने हिस्से की सीटें RJD को दिया है, कांग्रेस को दिया है। तो वहां पर कांग्रेस और RJD के लिए मजबूरी है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को कुछ सीट दे, अन्यथा अगला विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां पर इनको अंगूठा दिखा सकता है, कांग्रेस को भी और RJD को भी, विशेष रूप से RJD को। इस चूंकि कांग्रेस का अपना प्रभाव भी है ज्यादा, लेकिन RJD का प्रभाव तुलनात्मक रूप से कम है। तो RJD तो कंप्लीट निर्भर है। तो इसीलिए थोड़ा उदारता बरता है तेजस्वी यादव ने, एक कारण है। दूसरा है पशुपति कुमार पारस की पार्टी। तो पशुपति कुमार पारस की पार्टी के बारे में भी चर्चा चल रही है कि कम से कम 4 सीटें पशुपति पारस की पार्टी को देने की बात चल रही है। एक पशुपति कुमार पारस के पुत्र यशराज के लिए अलौली विधानसभा सीट, उसके बाद प्रिंस पासवान के लिए जो रामचंद्र पासवान के पुत्र हैं उनके लिए, और 2 सीटों की चर्चा चल रही है। एक मोकामा विधानसभा सीट जहां से सूरजभान सिंह उम्मीदवार तय करेंगे, और एक और लखीसराय में किसी विधानसभा सीट की चर्चा चल रही है। अब वो सीट कौन होगी, सूरजगढ़ा होगा या लखीसराय होगा, देखना होगा। दोनों सीटें महत्वपूर्ण है। सूरजगढ़ा से प्रहलाद यादव जो कि RJD की टिकट पर जीते थे, लेकिन अब वो BJP में शामिल हो गए, और लखीसराय से स्वयं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा विधायक हैं। तो इन दोनों के खिलाफ में से कोई एक सीट LJP को मिलने की बातें चल रही है। तो 4 सीटें, और चर्चा है कि 1 या 2 सीट JMM को देने की बात हो रही है। तो 6 सीट इधर हो जाता है। CPI-ML भी सीट बढ़ाने का लगातार दबाव बनाए हुए है, चूंकि अपने स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर रहा है इस आधार पर लगातार। तो सवाल ये उठ रहा है कि जिस प्रकार से सीटों का दबाव है, तो एक बात तो तय है कि VIP सीटों में कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा। ये एक वाइज डिसीजन है, समझदारी वाला फैसला है बहुत। और कहावत है, कई बार ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए जिससे कि 6 कदम आगे चलकर 12 कदम पीछे जाने की जरूरत पड़ जाए। हाँ, 4 कदम आगे चलकर 5 कदम पीछे जाना पड़े तो बात समझ में आती है, लेकिन 6 कदम आगे जाकर 12 कदम पीछे, डबल, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। तो ये एक समझदारी वाला फैसला है मुकेश सहनी का। लेकिन डिप्टी CM के नाम पर उनकी मजबूरी है, ये समझिए आप। मैंने पहले भी कहा है कि डिप्टी सीएम के नाम पर अड़े रहना
मुकेश सहनी की मजबूरी है। उसका कारण क्या है, ये बात हम देखिए। होता क्या ना कि हर समाज का हर एक इतिहास होता है, और इतिहास ही नहीं बल्कि उसकी अपनी राजनीति भी होती है और उसका अर्थशास्त्र भी होता है। नहीं होता है ना, किसी भी परिस्थिति के 3 अंग होते हैं, उसका सामाजिक समीकरण, उसका आर्थिक समीकरण और उसका राजनीतिक प्रभाव। तो ये चीजें, और तीनों पैमाने पर अगर देखेंगे अगर, तो लगातार 1995 से नहीं बल्कि 2000 ईस्वी से आप कह लीजिए, सहनी समाज जो है ना, एक प्रकार से वो मतलब राम जन्मभूमि आंदोलन के समय से ही कहिए, मैं दो भागों में बांट के देखता हूं सहनी राजनीति को। मुकेश सहनी की जिस निषाद समाज की राजनीति मुकेश सहनी कर रहे, उसको 2 भाग में बांट के देखिए। एक वो दौर जब राम जन्मभूमि का आंदोलन अपनी चरम पर था, ठीक है, तो उस दौर में सहनी समाज, निषाद समाज कंप्लीट हिंदुत्व की राजनीति का झंडा उठाकर चलता रहा। ठीक है, मुजफ्फरपुर में भगवान लाल सहनी, ठीक है, बड़े नेता सहनी समाज के थे। ठीक है, उसके बाद दरभंगा में एक मैं ध्यान से उतर रहा, जगदीश चंद्र सहनी ऐसा ही कुछ नाम था। तो इस प्रकार के कई नेता रहे जो, लेकिन वो हिंदूवादी खेमे से आते रहे। फिर बाद में क्या हुआ कि जयनारायण निषाद, कैप्टन जयनारायण निषाद भी बीजेपी में शामिल हो गए। कैप्टन जयनारायण निषाद भी जब बीजेपी में शामिल हो गए, तो वो निषाद समाज जो सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ था, जो पिछड़ी राजनीति से जुड़ा हुआ, जो दूसरा भाग मैंने बताया ना कि एक जो धर्म से जुड़ा हुआ सहनी समाज था, वो तो हिंदूवादी था, राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा हुआ था। लेकिन जो पिछड़ावाद की राजनीति से जुड़ा हुआ सहनी समाज था, जो कैप्टन जयनारायण निषाद या लालू यादव की राजनीति के साथ हुआ करता था, तो जब लालू प्रसाद यादव से को छोड़कर नीतीश कुमार, उसके बाद जयनारायण निषाद जैसे मतलब पिछड़े, अति पिछड़े राजनेता जैसे जैसे लालू यादव को छोड़ते गए, सहनी समाज भी वैसे वैसे वो लालू यादव की सामाजिक न्याय की राजनीति से अलग होता गया, क्योंकि सबकी समस्या एक ही थी। ठीक है, मुस्लिम और यादव, जो एक एग्रेशन था लालू यादव राबड़ी देवी के शासनकाल के दौरान, उससे प्रभावित वर्ग था ये गैर यादव पिछड़ा और अति पिछड़ा दलित महादलित समाज। ठीक है, और उसी के अंग के रूप में कि कहीं रंगदारी देना, हत्या हो जाना, लूट लेना, कोई मछली का व्यापारी जो है शाम में रात को पैसा लेकर लौट रहा है, उसकी पैसा छीनकर हत्या कर देना। ठीक है, इस प्रकार का हफ्ता मांगना, रंगदारी के चक्कर में फंसना, तो ये सब चीजें जैसे लालू राबड़ी के शासनकाल में जो कानून व्यवस्था का मामला था उससे प्रभावित जो लोग थे, तो इसका असर रहा कि धीरे धीरे वो कंप्लीट आरजेडी से अलग हो गया। तो अब हुआ क्या कि 2000 ईस्वी के बाद से तो लगातार है, 25 वर्ष हो गए एक साथ एक फ्रेम में। मतलब नीतीश बीजेपी की जो राजनीति थी, बीजेपी और नीतीश कुमार की राजनीति, इसी राजनीतिक धारा में लगातार 25 वर्ष तक रहा सहनी समाज। तो कितना भी मुकेश सहनी इस बात का की गारंटी दे रहे हैं कि नहीं आप मेरे कहने पे आइए, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। आप देखिए 2020 का लोकसभा चुनाव भी कई जहां पर वीआईपी के उम्मीदवार नहीं थे, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कि सहनी समाज के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। जैसे दरभंगा लोकसभा चुनाव में बताऊं, दरभंगा में बीजेपी के भी उम्मीदवार थे, वहां आरजेडी के उम्मीदवार थे ललित यादव। तो दरभंगा जैसे सीट पर ललित यादव को वोट देने के बदले सहनी समाज के लोगों ने तय किया कि नहीं, गोपाल जी ठाकुर ज्यादा बढ़िया है। क्यों बढ़िया है, अब ये दरभंगा के जो सहनी समाज के लोग हैं ये बता देंगे आपको, उनसे अगर बात करेंगे तो क्यों अच्छे हैं। क्योंकि सबको पता है कि ललित यादव मतलब वही दीनानाथ बैठा के 20 उंगली को निकाल लेने वाला ललित यादव, वही ललित यादव जो अपना पेशाब पिला दिया ट्रक ड्राइवर को, खलासी को। तो ये चीजें डराती है सहनी समाज को भी। जैसे समाज के अन्य वर्ग डरते हैं वैसे सहनी समाज भी डरता है, जैसे अन्य अति पिछड़ा वैसे ही ये भी अति पिछड़ा है। तो समस्या यहां है।
इसीलिए मुकेश सहनी चाहते हैं कि जब मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम की गारंटी हो जाएगी तो सहनी समाज भी अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करेगा और पक्का गारंटी हो जाएगा कि नहीं, अब तो मुकेश सहनी का राज भी होगा, अकेला तेजस्वी यादव का राज नहीं होगा। तो ये गारंटी मुकेश सहनी चाहते हैं कि जब तक मुकेश सहनी को भी भरोसा नहीं है कि यदि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो मुकेश सहनी की जाति के लोग, निषाद समाज मुकेश सहनी के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा। सबको लगेगा, इस बात का शक बना रहेगा कि जैसे 2020 के विधानसभा चुनाव में हुआ कि अंतिम समय में मुकेश सहनी ने कहा कि मेरी पीठ पे छुरा भोग दिया, तो वैसा ही कहीं कुछ ना हो जाए। इसलिए मुकेश सहनी को भरोसा है कि जब तक मुकेश सहनी का नाम घोषणा नहीं होगा तब तक सहनी समाज के लोग भी मुकेश सहनी पर भरोसा नहीं करेंगे कि मुकेश सहनी हमारे समाज का हित की सुरक्षा करने में सक्षम है या नहीं है। यही मुख्य बात है। ठीक है, ये तो मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? आप दर्शकों से आग्रह है कि भरपूर संख्या में कमेंट कीजिए और बताइए, क्योंकि हम तो सोशल मीडिया वाले लोग हैं। सोशल मीडिया पर संवाद दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।